हम लोग अभी अभी स्टडी कर रहे थे रसारोहण, मतलब असेंट ऑफ सेप। ठीक है, हमने उसमें गटेशन को पढ़ा था, हमने उसमें ब्लीडिंग को स्टडी किया है, हमने वहाँ पर जो रूट प्रेशर है, उसके बाद ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी है, उन सब चीज़ों की हमने स्टडी की है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एंटर हो रहे हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कोई एक दूसरे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी ने सबको मिक्स करके समझाया है, लेकिन हम उसको अलग अलग हेडिंग के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा अगला जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। क्या है? ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसपायरेशन। रेशन है ना, हिंदी में कहें तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। क्लियर? वाष्पोत्सर्जन। ये तो ट्रांसपिरेशन की स्टडी कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है वो एक इस तरीके का ट्रांसपिरेशन में डायग्राम दे रखा है। क्लियर? तो हम सबसे पहले यहीं से बात करेंगे। ये मेजॉरिटी में ट्रांसपिरेशन का एक टाइप है जिसका नाम है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। मतलब ये वाष्पोत्सर्जन की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट स्पेशली लीव्स नॉन एज ट्रांसपिरेशन। मतलब पौधों के बाह्य भागों, विशेष रूप से पत्तियों से होने वाली जल की हानि जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मतलब वाष्प के रूप में जल की हानि एक्सटर्नल पार्ट से वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्लियर? अब वो खास तौर से लीफ से होती है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन का टाइप है जहाँ पर 80 से 90% तक ट्रांसपिरेशन आपका स्टोमेटा के जरिए होता है, लीव्स के जरिए होता है। तो वो लीव सबसे पहले हम समझें, ट्रांसपिरेशन का मतलब सही मायने में समझें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये एनसीईआरटी ने एक लीफ का डायग्राम दे रखा है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें तो ये हो गई अपर एपिडर्मिस। क्या है? अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। क्लियर? ये हैं मीजोफिल। मीजोफिल का मतलब है पर्णमध्योतक। क्या है? पर्णमध्योतक। अच्छा, ये है इसके जाइलम रीजन, जिसमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों की प्रेजेंस है, और इसे हम कहते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ ये। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये है स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र के नाम से जानते हैं, ऐसे। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ख़ास तौर से इसे समझें, इसे हम कहेंगे स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल कैविटी। ठीक है? अब क्या होता है, एक्चुअली जब हॉट एयर इस स्टोमेटा के जरिए अंदर जाती है, ध्यान से समझना, क्योंकि दिन के समय रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है। मतलब ये कि जब गर्मी का मौसम होता है या सुबह के टाइम थोड़ी सी धूप आती है तो हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा कहीं ना कहीं इस स्टोमेटा से होती हुई अंदर आती है। कहाँ जाती है? अंदर आती है। तो ये तो हो गई एयर। क्या हो गई? एयर।
एयर जब अंदर जाती है तो ये सीधे इसके कांटेक्ट में आती है, ये सराउंडिंग जो बीजोफिल सेल है। अब यहाँ से क्या होता है, वेपर्स निकलती है। क्या निकलती है? वेपर्स। वेपर्स बनती है और ये वेपर्स यहाँ बाहर की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे ये वेपर्स बाहर आती है। तो इस वेपर्स के फॉर्म में ये जल वाष्प जो बाहर आई हैं विसरण द्वारा, किसके द्वारा? विसरण द्वारा, विसरण द्वारा जल वाष्प उत्सर्जन, ये इसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। मतलब पत्तियों की जो जलवाष्प है वो विसरण के द्वारा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, वो बाहर की तरफ आती है। जाहिर सी बात है कि अंदर जो कैविटी है उसमें वेपर्स यानी कि मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा है और वहाँ से वो कम अमाउंट की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो विसरण हुआ। तो जल वाष्प, इसीलिए तो कहते हैं कि आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन के को सीधे सीधे प्रभावित करती है। ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ट्रांसपिरेशन होता है। अगर मॉइस्चर कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। जैसे गर्मी के मौसम में पसीना हमें ज़्यादा आता है, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसा नॉर्मली नहीं होता, सर्दियों के मौसम में ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही कहा गया है कि जब बरसात हो रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, लेकिन जब ड्राई सीजन होता है, शुष्क अवस्था होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर से जो मॉइस्चर है वो बड़े आराम से बाहर की तरफ शिफ्ट होती है। और शिफ्ट होने को ही हम ट्रांसपिरेशन एनसीईआरटी के जरिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर था। क्या था ये स्ट्रक्चर? किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसके बेसिस पर ही हम ट्रांसपिरेशन की मेन स्टडी करेंगे। तो अब डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन ये कहती है, क्या पौधों के बाहरी भागों विशेष रूप से पत्तियों द्वारा जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? ये लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस स्पेशली लीफ नॉन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है। ये दूसरी भाषा में हम क्या कहें, रंध्र गुहा, स्टोमेटल कैविटी, रंध्र गुहा द्वारा या रंध्र गुहा से जल वाष्प का विसरण, जल वाष्प का
वायुमंडल की ओर विसरण विसरण वाष्पोत्सर्जन 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 को प्रदर्शित करता। क्लियर? इसलिए तो जल वाष्प का इस स्टोमेटल कैविटी से एटमॉस्फेयर में आना, ये वाष्पोत्सर्जन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वास्तविकता में देखे जाए तो। लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट, वो तो ऑर्डिनरी एक डेफिनेशन है। अब एक साइंटिस्ट हुए कर्टिस के अनुसार वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। ये सेंटेंस बड़ा खास पूछा जाता है। ये सेंटेंस दिया किसने? वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी ईविल। मतलब क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस के जरिए कि वाष्पोत्सर्जन आवश्यक भी है लेकिन बुराई भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के जरिए ही पौधों की ऊपरी सतह में पत्तियों तक पानी, खनिज, हार्मोन आदि का स्थानांतरण होता है। वाष्पोत्सर्जन के जरिए ही जब पानी ऊपर पहुंचता है तभी पत्तियों में टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है, उनकी आकृति, आकार, संरचना नियंत्रित रहती है। इसी के जरिए जब पानी ऊपर जाता है ट्रांसपिरेशन के जरिए, तो वहाँ पर फिर 1% इसी का जो अमाउंट है वो फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में उपयोग होता है। तो इस सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक चीज़ है। लेकिन बुराई इसलिए है जिस जल को बड़ी मेहनत के साथ जड़ों ने एब्जॉर्ब किया था, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट था, जिसे एक कंडक्टिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं, संवहन घटक के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है, उतनी ही इम्पोर्टेंट जल की पौधों में होती है। अब सोचो, जो एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ वाटर है, उस वाटर का जो अमाउंट है उसका 98% से 99% को लॉस कर दिया जाता है सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये एक बुराई की कैटेगरी में भी आ जाता है। बुराई हो जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन आवश्यक क्यों है? वाष्पोत्सर्जन जल, खनिज स्थानांतरण के लिए आवश्यक है।
लेकिन अवशोषित जल का 99% तक जल का उत्सर्जन इस प्रक्रिया से होता है। अतः इसे बुराई भी माना जाता है। बुराई भी माना जाता है। तो कर्टिस ने ये बात कही। अब आते हैं ट्रांसपिरेशन के टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपिरेशन के टाइप है ना। सबसे पहला टाइप है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है क्यूटिकुलर का मतलब था त्वचीय ट्रांसपायरेशन। और तीसरा है लेंटिकुलर। इसे कहते हैं वातरंध्रीय ट्रांसपायरेशन। ठीक है। तो ये 3 तरीके की ट्रांसपिरेशन माने गए। ये कहा जाता है कि 1% तक होता है। ठीक है। ये आपका होता है लगभग 90% तक, अबाउट 90%। और ये होता है 90 से 95 बोल दो, 95। ये लगभग होता है 5% ऐसे। तो ये बहुत कम जो होता है लेंटिकुलर होता है। ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे कम वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार का होता है, सबसे ज़्यादा किस प्रकार का होता है। तो ऐसे आपको इसके जवाब देने होंगे, इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है। अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं। रंध्रीय क्या है, वातरंध्रीय क्या है, ऐसे। तो सबसे पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यह प्रमुख वाष्पोत्सर्जन है जो नियंत्रित रूप में रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। क्लियर। रंध्र से कंप्लीट करते हैं। स्टोमेटा के जरिए होता है। ये जो बोर्ड पर नज़र आ रहा है, इसी के जरिए
मेजोरिटी में ट्रांसपिरेशन होता है ना। अच्छा जी, अब दूसरा कौन है? दूसरा है ये त्वचीय। त्वचीय वाष्पोत्सर्जन। त्वचीय वाष्पोत्सर्जन का मतलब, त्वचीय कौन है? त्वचीय का मतलब है, देखो इधर देखो, पत्तियों में यहाँ एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है ये लीव्स के ऊपर, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ऐसे क्यूटिन सब्सटेंस की बनी होती है, ये लोअर एंड अपर दोनों साइड में आपको मिल जाएगी इस पर ऐसे। तो क्यूटिकुलर, तो कहा तो जाता है कि ये जल के लिए अपारगम्य होती है। इसके लिए तो यहाँ तक कहते हैं कि एपिडर्मिस ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट हैव एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्यूटिकल which prevent extra vaporization from external surface of plants. जल वाष्प का जो उत्सर्जन है बाहरी भागों से, खासतौर से पत्तियां हैं या एपिडर्मिस है, वहाँ से ये अतिरिक्त जल वाष्पन को रोकता है ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो हाई टेम्परेचर होता है तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये भी कुछ अमाउंट में हो सकता है। तो कह सकते हैं पत्तियों की बाहरी सतह पर क्यूटिन से निर्मित क्यूटिकल पाया जाता है जो जल के लिए अपारगम्य है। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में वाष्प, लेकिन फिर भी लेकिन कुछ वाष्पोत्सर्जन को प्रदर्शित करता है। क्लियर? ऐसे ये क्यूटिकुलर हो गया। अब तीसरा क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लेना, रंध्रीय में रंध्र गैसों का विनिमय भी करते हैं। मुख्य काम है वाष्पोत्सर्जन, नो डाउट, लेकिन इनमें O2 CO2 का एक्सचेंज भी यहाँ से हो जाता है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ये बाहर आ जाएगी और बाहर से CO2 अंदर चली जाएगी, ऐसे ये। तो गैसियस विनिमय भी हमें रंध्र से मिल जाता है। अच्छा, ये लेंटिसेल कहाँ होता है? तो लेंटिसेल एक्चुअली होते हैं जैसे एक तना है ना, ये
एक तना है कुछ इस तरीके से, ये इसकी जड़ है। तो यहाँ छाल के अंदर लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम लेंटिसेल कहते हैं। तो इनमें इन्हें वातरंध्र भी कहते हैं ना, वातरंध्र। एक्चुअली क्या होता है, पौधे की जो छाल रीजन होता है, बार्क रीजन होता है, वहाँ एनाटॉमी में डिटेल में आप पढ़ोगे, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से खास तौर से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो लेंटिकुलर खास तौर से O2 CO2 के एक्सचेंज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ मात्रा में इनमें से जल वाष्प बहुत लिटिल अमाउंट और माइन्यूट अमाउंट में ये हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है। क्लियर? तो कह सकते हैं यह पौधों की छाल, छाल कहते हैं हम बार्क रीजन को, पौधों की छाल बार्क भाग में स्थायी खुले हुए, याद रहे इनमें क्लोजिंग ओपनिंग प्रोसेस नहीं होती, स्थायी खुले हुए छिद्र होते हैं जो गैसीय, मुख्य काम होता है गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय के साथ साथ कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन भी संपन्न करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन भी संपन्न करते हैं। ऐसा ये हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन किस में होता है और कौन सा पौधा है जिसने मिनिमम ट्रांसपायरेशन के लिए अडेप्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रखे है ना। तो कुछ खास और पॉइंट आप इन्हें लिख लें। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो आपको बोर्ड पर भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टोमेटा के जरिए जल वाष्प विसरित हो रहे हैं। याद रहे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या है। तो स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है उसका मुख्य काम है वाष्पोत्सर्जन, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अन्य काम नहीं करते, गैसीय विनिमय का भी काम करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं और वो ऑक्सीजन हम सबको मिलती है। और एटमॉस्फेयर में जो उत्पन्न CO2 है, जो एनिमल के रेस्पिरेशन से भी उत्सर्जित होती है, इस CO2 को पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग करते हैं और इससे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से गैसीय विनिमय भी होता है। अच्छा, अगर आपसे लेंटिसेल के लिए पूछा जाए ये, तो लेंटिसेल के लिए कहा जाता है लेंटिसेल, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है खास तौर से, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, इसे
लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविकता ये है कि ये लेंटिकुलर का था। तो इसमें मेन काम होता है गैसीय विनिमय, लेकिन कुछ मात्रा में वाष्पशोषण होता है। मेन आप इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हो। इनका मुख्य काम है वाष्पशोषण, इनका मुख्य काम है गैसीय विनिमय, लेकिन ये वाष्पशोषण कुछ मात्रा में करते हैं, ये कुछ मात्रा में गैसों का विनिमय करते हैं। और ये इनका ट्रांसपिरेशन के लिए कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने कहा है कि वाष्पशोषण को हम समझ कैसे सकते हैं। क्लियर? तो वाष्पशोषण को समझने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक पॉलीथीन बैग का कंसेप्ट दिया है, एक बच्चे को आसानी से समझाने के लिए कि आखिर ये वाष्पशोषण क्या होता है। तो हम समझ सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे एक प्लांट, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट ले लेते हैं, हर्बेशियस प्लांट। ऐसे कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे। अब इस प्लांट को हम क्या करें, गर्मी के मौसम में या दिन के समय खास तौर से, है ना, लाइट के समय इसे पॉलीथीन से कवर्ड कर दें, है ना। ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन या पॉलीएथीन। ये अब इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि जब ये रेडिएशन आएगा नीचे की तरफ, इस पर लाइट पहुंचेगी, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन होगा तो इस पॉलीथीन के चारों तरफ हमें ड्रॉपलेट नज़र आएंगे। तो ये ड्रॉपलेट का इकट्ठा होना ये शो कर रहा है कि यहाँ से वाटर वेपर्स इजेक्ट हो रही हैं, और ये ट्रांसपायरेशन को शो कर रहा है। ट्रांसपायरेशन ये वाष्पशोषण को दर्शा रहा है। तो एक प्लांट है, इसमें पॉलीथीन लगा दिए, और पॉलीथीन लगाने पर हमें जो ड्रॉपलेट नज़र आती हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन को शो करता है। तो ये प्लांट है, ये सनलाइट है ना। ऐसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। अब हम कहें सबसे अधिक वाष्पशोषण किस में पाया जाता है, तो कह सकते हैं सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन किस में पाया जाता है, सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन समोद्भिद पौधों, समोद्भिद समोद्भिद का मतलब होता है मीजोफाइट। जैसे पीपल, बरगद आदि, ये समोद्भिद। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उन्हें हम समोद्भिद मीजोफाइट प्लांट कहते हैं। अच्छा, अब
कम वाष्पोत्सर्जन, कम वाष्पोत्सर्जन के लिए अधिक से अधिक अनुकूलन, ये किस में पाया जाता है? अनुकूलन, कम वाष्पोत्सर्जन के लिए अधिक से अधिक अनुकूलन मरुद्विद पौधों में, मरुद्विद जीरोफाइट, जीरोफाइट में आते हैं जो ड्राई कंडीशन में प्लांट सर्वाइव करते हैं, जैसे बबूल है, खेसड़ी है, हाँ, एक केर होता है वो, नागफनी है, मरुद्विद में पाया जाता है, जैसे नागफनी, बबूल आदि। ठीक है, जो ड्राई कंडीशन में होता है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन जलोद्भिद पौधों में होता है। जिन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। में होता है। जलोद्भिद का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, जैसे कमल है, जैसे सिंघाड़ा है, कैपरिकस है, ये सब है ना। जैसे कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी, आदि। इनमें क्या होगा, ये मिनिमम ट्रांसपिरेशन करता है। मिनिमम ट्रांसपिरेशन करने की वजह ये है कि पानी में उगते हैं और पानी में सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होती है और मॉइस्चर ज़्यादा होने से वहाँ पर ट्रांसपिरेशन की इनको ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होती है या मिनिमम होती है ऐसे। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो किस समय होता है, तो कह सकते हैं सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कब 11 AM to 3 PM तक पौधों में होता है। क्लियर। और सबसे कम नाइट में होता है, रात्र में जब रंध्र बंद हो जाते हैं। ये बात है। अब हम यहाँ से, अब हमारी जो ट्रांसपिरेशन की स्टडी है वो दो डायरेक्शन में चलती है और वो दो डायरेक्शन हैं। एक तो है स्टोमेटा, सारी कहानी स्टोमेटा की है ना। स्टोमेटा की संरचना, स्टोमेटा की प्रेजेंस, इन सब चीज़ों पर आगे की स्टडी पड़ती है। उसके बाद में स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया।
फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो अब हमारी स्टडी रंध्रों की ओर चलेगी, तो रंध्रों की बात करी जाएगी। रंध्र होते क्या है ये समझना। स्टोमेटा क्या? स्टोमेटा रंध्र। पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस की रूपांतरित दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं, क्लियर? रंध्र कहलाते हैं। अब इनका काम क्या है? यह है वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ गैसीय विनिमय भी संपन्न करते हैं। गैसीय विनिमय भी संपन्न करते हैं। इन्हें एपिडर्मिस का रूपांतरित संरचना माने जाते हैं, तो ये कहलाते हैं रंध्र, है ना। अच्छा, अब हम रंध्र की संरचना समझ सकते हैं, रंध्र के प्रकार समझ सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कर्तीय रंध्र होते हैं, फोटो एक्टिव रंध्र होते हैं, एक फोटो एक्टिव रंध्र होते हैं। तो रंध्र की संरचना पर बात हो जाए, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तब कहानी आगे समझ में आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना, ठीक है। पहले समझ लें, उसके बाद इन पर बात करें। देखो,
अंदर की जो भित्ति होती है वो थिक होती है, ऐसे। कुछ इस तरीके से, क्लियर। और बाहर जो होती हैं वो है सब्सिडरी सेल। ऐसे। अब इनके अंदर क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, प्लस इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे। ऐसे, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इनमें एक और बड़ी खास बात होती है, इनमें से रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, ऐसे। इस तरीके से, है ना। और इनमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं यहाँ, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। तो अब देखें, ये कौन है, ये आउटर वॉल कैसी है, थिन। इनर वॉल कैसी है, थिक। ठीक, मोटी है। और ये कौन है, रेडियल, अरीय, रेडियल अरीय माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। ये है इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये इसमें न्यूक्लियस, क्लियर। ऐसे। ये पूरी की पूरी सेल क्या कहलाएगी, गार्ड सेल। गार्ड सेल, हिंदी में कहें तो रक्षक कोशिका, ऐसे। ये अब ये कौन है, इसे हम कहेंगे, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ये है इसका साइटोप्लाज्म। इस सेल को क्या कहेंगे, सब्सिडरी सेल, SUB, सब्सिडियरी सेल, ऐसे। सब्सिडरी सेल। तो दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई, एक तो गार्ड सेल हो गई और दूसरी हो गई ये सब्सिडरी सेल। गार्ड कोशिका हमेशा दो होती हैं, माइक्रोफाइब्रिल ऐसे पाए जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं डाइकॉट स्टोमेटा है। कैसे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टोमेटा, क्लियर। डाइकॉट के स्टोमेटा। अब इधर हम मोनोकॉट के स्टोमेटा भी इसी जगह स्टडी करते हैं।
हम्म, ये इनमें कुछ सब्सिडरी सेल ऐसे होते हैं। बस। यहाँ पर जो रेडियल फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। बस। इनर वॉल इनकी भी थिक होगी। यस। न्यूक्लियस भी है। तो इनकी होती है डम्बल शेप। ये कौन है? ये गार्ड सेल। और ये डम्बेल शेप होती है, डम्बल आकृति ऐसे। और ये होती है सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टोमेटा, खास तौर से ग्रासेस, इनमें ये पाया जाता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर पर ही आपको छोड़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में इन पर फर्दर बात करेंगे। क्लियर? ऐसे। ओके, थैंक यू।